आजकल अपनी बहू पर कुछ ज्यादा ही नजर रख रही थी, क्योंकि सरला को अपनी बहू में बहुत ज्यादा बदलाव दिख रहे थे, जिस वजह से सरला अपनी बहू की ज्यादा से ज्यादा जासूसी कर रही थी। बहू, चाय नहीं बनी अभी तक और तू ये सुबह सुबह फोन पर किससे लगी हुई है? माँ जी, मेरी दीदी है, उनसे ही बात कर रही हूँ। आपको बात करनी है क्या? स्पीकर पर रख और बोलने को बोल उसे। अरे दीदी, फोन स्पीकर पे है, आप कुछ बोलिए माँ जी को। अब उधर से लड़की की आवाज आती है, तब जाकर सरला को तसल्ली होती है कि उसकी बहू किसी लड़के से बात नहीं कर रही है। ठीक है, अब चाय बना ला, जब देखो तब फोन पर लगी रहती है। सरला ये कहते हुए जैसे ही सोफे पर बैठती है, उसकी पड़ोसन विमला उसके घर पर आ जाती है। अरे सरला, आज तो मेरे साथ मार्केट चल रही है क्या? तूने ही कहा था ना कि तू मार्केट चलेगी। नहीं, कुछ दिनों तक मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे तबीयत ही खराब है, कोई और बात है? बता भी दे, मैं तो तेरी अपनी हूँ ना। चाय ले ले तू भी। और बहू, अब तक तेरी दीदी फोन पर ही है, कब से लगी हुई है, उसकी भी जान छोड़ दे। उसे तो कोई काम नहीं है, लेकिन तुझे तो काम है ना, तू भी फोन में लगी हुई है बेशर्मों की तरह। तुझे क्या ही कहूँ। नहीं माँ जी, बस थोड़ी देर में रखती हूँ, कभी कभी तो दीदी से बात होती है मेरी। इतना कहने के बाद सुधा भी विमला और सरला को चाय देकर चली जाती है। अरे सरला, तेरी बहू कुछ ज्यादा ही फोन पे नहीं लगी रहती है आजकल। हाँ, यही तो मुझे पता लगाना है कि आखिर वो है कौन, जिससे आजकल ये मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करती है। अरे यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तेरा बेटा तो इतनी बातें करता ही नहीं होगा। अब ये कह रही है कि इसकी दीदी है, लेकिन इसका मोबाइल और इसकी स्माइल कुछ और ही कह रही है सरला। और तू तो जानती है, बाज की नजरें तो तेज ही होती हैं। मेरी नजरें उसी की तरह है, किसी को ऊपर से नीचे तक देख लो ना तो उसके अगले पिछले कांड बता देती हूँ। देख विमला, मुझे पता है तू इन सब मामलों में बहुत तेज है, इसलिए तुझे कह रही हूँ, तू मेरी बहू पर ज्यादा से ज्यादा नजर रख। बाकी तो मैंने इसका काला चिट्टा खोलने का मन बना ही रखा है। ठीक है, अब मुझे समझ में आया कि तू कुछ दिनों से बाहर क्यों नहीं निकल रही थी घर से। तेरी बहू का मोबाइल और उसकी वो स्माइल मुझे अब सब बता रही है, और मैं तो पता लगा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, अब हम दोनों इस राज का पता लगा कर ही रहेंगे। सरला हॉल में बैठी टीवी चलता हुआ छोड़कर अपनी बहू को देख रही होती है, जो कि सब्जियां काटते हुए फोन पर हंस कर बातें कर रही होती है। अरे रे, आप भी ना कैसी बातें करते हो? वो तो शाम में आते हैं काम से। राम रे राम, इस औरत ने तो शर्म लाज बेच खाई है। जरा देखो तो, अपनी सास के सामने बैठकर कैसे फोन पर हंस कर बातें कर रही है। अरे धत, ऐसी वैसी बातें ना करो आप। अभी नहीं, अभी तो मैं काफी समय लूंगी बच्चा करने में। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? इतनी शर्म भी नहीं है? हे भगवान, शर्म इसने बेचकर सोन पपड़ी खा ली है क्या? हे प्रभु, कैसी औरत है ये, अभी इसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। इतना कहने के बाद सरला अपनी बहू के पास पहुंचती है और अपनी बहू से कहती है कि फोन स्पीकर पर रखे। बहू, फोन स्पीकर पर रख, मैं भी तो देखूं, आखिर तू आजकल किससे इतनी बातें कर रही है। माँ जी, आप मुझ पर शक कर रही हो? ये लीजिए, मैंने फोन स्पीकर पर डाल दिया। महिमा, कुछ बोल। मेरी सास मुझ पर शक कर रही है। ठीक है, कर ले बात, लेकिन काम पर भी ध्यान दिया कर। कल जो जली सब्जी खिलाई है ना, अब तक वो पचा नहीं पाई हूँ मैं। ठीक है माँ जी, लेकिन आप गलत कर रही हो। हाँ, क्यों नहीं, अब तू मुझे मेरा काम मत सिखा। सरला को अभी अपनी बहू पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी देर तक अपनी माँ, बहन, दोस्त, फूफा फूफी से बात करती है, जिस वजह से वो अपनी बहू पर और भी ज्यादा शक कर रही थी और अपनी बहू पर नजरें बनाए हुए थी। ऐसे ही इस बात को भी कई दिन बीत जाते हैं। अब एक रोज देर शाम सरला किचन में चाय बना रही होती है, तभी वो अपनी बहू के फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। अरे हाँ, मैं कल आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरे घर के पास वाले पार्क में आना होगा। अरे बाप रे, अभी तक तो ये अपने आशिक से फोन पर बात कर रही थी, लेकिन अब लगता है ये उससे मिलने को बेताब है। लेकिन मैं भी इसकी सास हूँ, कल ही इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ती हूँ। ये औरत मेरे बेटे को धोखा दे रही है। अब सरला ये बात विमला को बताने पहुँचती है। विमला भी सरला की बातें सुनकर कहती है, अरे सरला, तू चिंता क्यों करती है? इसकी तो मैं सिट्टी बिट्टी गुल कर दूंगी। 4 लोगों के सामने बस तू बुरा मत मानियो। अरे तू उसके बाल पकड़ के भी अगर घर तक लाएगी ना, तो भी मैं बुरा ना मानूं। तू देख रही है ना विमला, ये मेरे मासूम बेटे के साथ क्या कर रही है। ये तो तू सही कह रही है, तेरा बेटा बहुत भोला है,
उसे जब ये पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। उसकी बेबी कैसी निकल गई रे सल्ला। ये सब सोच सोच के तो मेरा खून जल रहा है और मन तो कर रहा है कि उसके बाल पकड़ के उससे सब कुछ उगलवा लूं। लेकिन मैं ऐसा तब तक नहीं कर सकती जब तक मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता। कल तक का और इंतजार कर ले, उसके बाद तू देखती जा। तेरी बहू को मैं उसी पार्क में दिखाऊंगी कि वो आखिर कर क्या रही है। अरे शकल से कितनी भोली दिखती है वो। चल विमला, चलती हूँ, वरना मेरी बहू को अगर पता चला कि मैं घर पर नहीं हूँ तो ना जाने किसे बुला ले घर पर। अब अगली सुबह सुधा बिना किसी से बात किए घर का काम जल्दी जल्दी निपटा रही होती है। अरे बहू, क्या बात है, आज तेरा फोन नहीं आया? लगता है आज फोन करने वाला थोड़ा बिजी है। हाँ माँ जी, आज दीदी और माँ मंदिर गए हैं और महिमा का एग्जाम है, तो किससे ही बात करूँ? मेरे लाल से भी कभी प्यार भरी दो बातें कर लिया कर फोन पर। सबको तो तू फोन करती है, लेकिन तुझे मेरे बेटे की एक बार भी याद नहीं आती ना? अरे माँ जी, जब भी मैं उन्हें फोन करती हूँ वो मुझे यही कहते हैं कि मैं बिजी हूँ और बिजी हूँ, बहुत काम है मुझे, अब आकर ही बात करूँगा तुमसे। तो मेरा तो उन्हें फोन करके परेशान करना ही बेकार है ना। हाँ क्यों नहीं, तेरे पास भी तो बात करने वालों की कमी ही कहाँ है। अब सुधा घर का काम करने के बाद ही अच्छे से तैयार होकर घर से निकल जाती है और सरला और विमला तो पहले से ही अपनी बहू का पीछा करने के लिए तैयार थे। सुधा जैसे ही निकलती है तो सरला और विमला दोनों उसका पीछा करते हुए पार्क में पहुंचते हैं, लेकिन सुधा वहाँ पर उन्हें एक बूढ़े से बात करते हुए दिखाई देती है। अरे, आपका नाम भगवान दास है क्या? हाँ, मैं ही हूँ भगवान दास। लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? अरे, आपने तो यहाँ पैंट शर्ट डाल रखी है। वो मुझे ना आपका नाम किसी ने पूछने के लिए भेजा था, क्योंकि आपके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा यहाँ। हाँ, वो क्या है ना, मेरी प्रेमिका यहाँ आने वाली है, लगता है उसी ने तुम्हें भेजा होगा। अरे कहाँ है मेरी प्रेमिका? अरे कहीं तो नजर भी नहीं आ रही। अच्छा, वह दो औरतें छुप के देख रही है क्या? उनमें से कोई है? अब जैसे ही सुधा उन औरतों को देखती है तो वो समझ जाती है कि उसकी सास और पड़ोसन उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं। लेकिन सुधा के साथ तो खुद ही धोखा हो गया था, क्योंकि जिसे वो हीरो गबरू नौजवान समझ बैठी थी वो तो एक खूबसूरत बूढ़ा निकला। अब सुधा भी कम नहीं थी, वो भी उस बूढ़े को विमला की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आपकी प्रेमिका वो बगल वाली है, प्यार से उसे मोहल्ले वाली विमला कहते हैं। अरे क्या बात है, मैंने तो चमनकली फंसा ली। अरे सरला, तेरी बहू ना जाने कैसे कैसे इशारे किए जा रही है और ये मेरी तरफ ही आ रहा है। हे भगवान, मैं भी ना जाने इस बुढ़े के प्यार में कैसे पड़ गई। मुझे तो अब समझ आ रहा है कि इस बुढ़े ने भी मुझे अपनी जवानी वाली फोटो दी है। अब विमला काकी, आपका क्या होगा? अब वो बूढ़ा विमला के पास आता है और उसे कॉफी पर चलने के लिए कहता है। विमला भी बिना देर किए सरला को छोड़कर उस बूढ़े के साथ निकल लेती है। इधर सुधा भी विमला को बदनाम करते हुए अपनी सास की नजरों में खुद को अच्छा दिखाकर विमला को फंसाकर बदनाम करके घर लौट आती है। मधु अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी मधु की माँ आती है और देखती है कि मधु आराम से टीवी देख रही है। ये देखकर मधु की माँ उसके सर पर मारते हुए बोलती है, पूरा घर बिखरा हुआ है, रसोई में कुछ खाना नहीं बना। अभी थोड़ी देर में तेरे पापा ऑफिस से आ जाएंगे, तब उन्हें खाने के लिए क्या देगी? खुद तो भूखी है, अपने बाप को भी भूखा ही रखेगी क्या तू? माँ, खाना ही तो बनाना है, मैं 5 मिनट में बना दूंगी, आप मुझे टीवी देखने दो। 5 मिनट में कैसे बनाएगी? बाहर से ऑर्डर करके ही मंगवाएगी ना। सब जानती हूँ मैं, काम करने के नाम पर तो तेरी सास निकलती है, और कहीं घूमने जाना हो तब तो बड़ी खुशी खुशी तैयार हो जाती है। माँ, आपको पता है मैं रसोई का काम कितनी जल्दी कर देती हूँ, लेकिन फिर भी आप ये बोल रही हो। चल, इसी बात पे पहले तू रसोई साफ कर, मैं बाहर का सब साफ करती हूँ। और हाँ, अपने पापा और हम सब के लिए तू आलू टमाटर की सब्जी, रोटी और रायता, साथ में सलाद बना कर रख दियो, आते ही होंगे वो। इतना बोलकर मधु की माँ बाहर हॉल साफ करने लग जाती है। कुछ ही देर में मधु रसोई भी साफ कर देती है और जो जो उसकी माँ ने बनाने को कहा था वो भी फटाफट से बनाकर मधु अपनी माँ को बुलाती है और उसकी माँ हाथ में झाड़ू लेकर आती है और सब काम हुआ देखकर कहती है, तुमने इतनी जल्दी खाना भी बना लिया और रसोई भी चमका दी। अभी तो मुझसे झाड़ू तक नहीं लगाई गई पूरे घर में और तूने सब कर दिया। माँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप बेफालतू की टेंशन ले रही हैं। अगर मैंने बोला था कि मैं काम कर लूंगी फटाफट से तो मैं कर लेती ना। अब देखो मैंने कैसे सारा काम कर दिया ना। वाह मेरी बेटी वाह, तेरे ससुराल वाले तो तुझसे बहुत ज्यादा खुश रहेंगे।
तू इतनी फुर्ती से सारा काम करती है, तेरी सास तो तुझे कुछ बोल ही नहीं पाएगी। बस इसलिए ही मैं कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि आप हर बात में बस मेरी शादी की ही बात ले आती हैं। आपको खाना बना हुआ चाहिए था ना, लो मैंने खाना बना दिया, अब पापा आएंगे तो उन्हें दे देना आप। ठीक है, तूने सब कर तो दिया है, बाकी बचा ही क्या है। मधु की माँ ने मधु के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा था और बात आगे भी चला देती है। और कुछ ही दिनों बाद मधु की माँ मधु की बहुत ही धूमधाम से शादी कर देती है। शादी के अगले ही दिन जब मधु उठती है तो घर का पूरा काम कर चुकी होती है। तभी मधु का पति मयंक सुबह उठा ही था कि वो देखता है कि पूरा कमरा साफ था और सामने से मधु चाय लेकर आती है और मयंक को चाय का कप देते हुए मधु कहती है, अरे आप अब तक सो ही रहे हो, यहाँ मैंने रसोई का सारा काम कर दिया, चलो उठो चाय पी लो। कितना टाइम हो रहा है? अभी 6 बज रहे हैं, चलिए उठिए नहा लीजिए, मैं आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। 6 बजे है? तुमने सारा काम कर लिया क्या? तुम क्या रात भर सोई नहीं थी? नहीं तो, मैं बस अभी आधे घंटे पहले ही तो उठी हूँ। तुम्हारा ये मतलब है कि तुमने आधे घंटे में रसोई का सारा काम भी कर लिया? तुम्हारे पास कोई जादू है क्या, इतनी जल्दी सारा काम? अरे आधा घंटा तो मुझे सोचने में लग जाता है। हाँ तो हर कोई आपकी तरह थोड़ी होता है, मैं तो ऐसी हूँ, काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। अब एक ही काम को धीरे धीरे करती रहूँ क्या? मधु ने इतनी जल्दी काम कर लिया था, ये देखकर तो मयंक बहुत हैरान हो जाता है और वो मधु को बोलता भी है, लेकिन मधु उसे आलसी बताकर अपनी सास को चाय देने चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन निकलते हैं और घर के सभी लोग मधु की फुर्ती को अच्छे से जान जाते हैं, क्योंकि वाकई मधु मानो एक टांग पर घर का सारा काम चुटकियों में कर दिया करती थी। कुछ ही दिनों बाद मधु की सास निर्मला और उसकी पड़ोसन रज्जू मोहल्ले में खड़े होकर इधर उधर की चुगली कर रहे थे। तभी मधु वहाँ आती है और बोलती है, माँ जी आज शाम को खाना क्या बनेगा, मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। अरे निर्मला, तेरी बहू तो ऐसे पूछने आई है कि खाना नहीं 56 भोग बनाने वाली है। 3 लोगों का खाना बनाना है, ये तो तेरी बहू को भी पता होगा कि क्या बनाना चाहिए। आंटी 56 भोग भी बना सकती हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए 56 भोग बनाना। मैं तो माँ जी से बस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि माँ जी अगर मुझे अभी ही बता देती तो मैं आधे घंटे में बना लूंगी। निर्मला, तेरी बहू तो कुछ ज्यादा ही तेज चलती है। बताओ, आधे घंटे में तो दाल ना पके तो ये आधे घंटे में पूरा खाना कैसे बना सकती है? कोई पागल बनाना तो तेरी बहू से ही सीखे। माफ करना आंटी, मैं फुर्तीली जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं फुर्ती में आपको पागल भी बना दूँ। अरे दाल गैस पर रखकर आटा तो लगा ही सकते हैं, चावल साफ कर सकते हैं और दाल के होते ही चावल चढ़ाकर रोटी सेक लो। पता नहीं कैसे आधे घंटे से भी कम समय में काम पूरे दिन में करते हो। सुन लिया मेरी बहू का जवाब? अरे मेरी फुर्तीली बहू की रसोई में हर काम जल्दी ही होता है। कभी तेरे घर में मेहमान आए ना तो मेरी फुर्तीली बहू को लेकर जाइयो, सारा काम चुटकियों में कर देगी। मधु की बात से तो रज्जो का मुंह ही बंद हो जाता है और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे दिन निकल रहे थे और मधु ने अपने ससुराल में एक अलग ही जगह बना ली थी, जिसमें सब उसे बहुत मानते थे। कुछ दिनों बाद मधु अपनी सास के साथ अपनी सास की बहन रेखा के घर जाती है, जहाँ शादी की तैयारियां चल रही थी। निर्मला राखी से अपनी बहू को मिलवाते हुए बोलती है, ये है मेरी बहू मधु, तू तो शादी में आई नहीं थी, तो अब मिल ले बहू से। अब क्या बताऊं दीदी आपको, शादी है घर में और आप तो अच्छे से जानती हैं कि जिस घर में शादी होती है उस घर में कितने सारे काम होते हैं। मैं तो सच में बहुत परेशान हो चुकी हूँ इन सब से। क्या हुआ मासी सासू माँ, आप इतना परेशान हो? काम ही तो है, वो तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बहू, यहाँ मेहमान बस मेहमान ही बनकर आए हैं। सबको टाइम से सब चाहिए, जैसे खाना पीना, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि लड़की की शादी में आए हैं। कुछ हाथ ही बटा दे जिससे मेरी मदद हो जाए। बस इतनी सी बात को लेकर परेशान हो रही है रेखा तू? अरे हलवाई को लगा दे काम पर, तेरा भी काम कम हो जाएगा और लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। हलवाई लगाने के लिए अच्छे खासे पैसे भी होने चाहिए। मैंने तो हलवाई की बुकिंग बस शादी के दिन की है। अब रोज रोज 20-20 लोगों को खाना मैं अकेले ही बना लूंगी। आप इतना परेशान मत होइए, लगता है भगवान ने मुझ में फुर्ती आज के दिन के लिए ही दी है। आप खाने पीने की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, सबको समय से सब मिल जाएगा। पक्का ना बहू, तू सब कर लेगी ना? दीदी, आपकी बहू से अगर गलती से भी कोई भूल चूक हो जाएगी ना तो मुझे लोगों से ताने सुनने पड़ेंगे
बहू देख ले, सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए। मासी आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। मधु रसोई का काम बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है और ये सब देखकर वहाँ सभी लोग मधु की बहुत तारीफ करते हैं। कुछ दिनों बाद रेखा की बेटी की शादी हो जाती है और धीरे धीरे सब मेहमान चले जाते हैं, लेकिन मधु को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। तभी रेखा और निर्मला उसे बेड पर लेटाती हैं और रेखा कहती है, आज बहू की फुर्तीली रसोई की वजह से ही सब कुछ इतने अच्छे से हुआ है। बहू तूने इतने दिनों में इतना सारा काम किया है और सब कुछ इतने अच्छे से संभाला है कि तेरी तबीयत ही खराब हो गई है। हाँ बहू, हमें तेरी फुर्ती कितनी ज्यादा है ये अच्छे से पता चल गया, लेकिन अब यही फुर्ती तेरे ऊपर भारी पड़ गई। अब बहू तू कुछ दिनों तक आराम कर। हाँ दीदी सही बोल रही है, और दीदी आपकी बहू को मानना पड़ेगा, इसने इतनी आसानी से सब कुछ संभाल लिया। अब ये कुछ दिन यही रहेगी और मैं इसकी सेवा करूंगी। सच में बहू की फुर्तीली रसोई में खाने का स्वाद भी अच्छा था और जल्दी भी सब बना लिया बहू ने। सब लोग मधु की बहुत तारीफ करते हैं और ये चीज निर्मला को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मधु तो फुर्तीली बहू की रसोई के नाम से ही बहुत फेमस हो गई थी। सुमन के घर उसे देखने लड़के वाले आने वाले थे, जिसके लिए सुमन की माँ चंपा उसके कमरे में जाकर सुमन से कहती है, सुमन अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे लड़के वाले आते ही होंगे, जल्दी से तैयार हो जा। माँ बिना लड़के वाले आ रहे हैं, कोई राजा महाराजा या राजकुमार थोड़ी आ रहा है जो उसके लिए 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाऊँ मैं। जो लड़का तुझे देखने आ रहा है किसी राजकुमार से कम नहीं है, लड़का बहुत अच्छा है और तुझे उसके आगे बहुत अच्छा दिखना है, तो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा तू। आने दो उस राजकुमार को, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है उसमें जो मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ उसकी। इतना कहकर सुमन तैयार होने चली जाती है। कुछ ही देर में लड़के वाले उसके घर आ जाते हैं और सुमन की माँ चंपा उसे बाहर बुलाती है और सुमन अपने हाथों में चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर आती है और नजर उठाकर देखती है तो उसके सामने एक बहुत ही स्मार्ट लड़का बैठा हुआ था। और तभी सुमन की माँ चंपा राजू की माँ कांता से कहती है, लो बहन जी आ गई हमारी सुमन। सुमन बेटा जल्दी से सबको चाय नाश्ता दो। अरे वाह चंपा बहन, तुम्हारी बेटी तो सच में बहुत सुंदर है, जितना सोचा था उससे भी कई ज्यादा सुंदर है आपकी बेटी। हाँ बहन जी बिल्कुल मुझ पर गई है, अपनी जवानी में मैं भी इतनी सुंदर दिखती थी। बस करो माँ, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, अगर अपनी ही तारीफ करती रहोगी तो ये लोग भाग जाएंगे उठकर। मैं तो बस अपना इम्प्रेशन जमा रही हूँ ना। सुमन बेटी ये बताओ कि तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना, और घर का सारा काम तो कर लेती हो ना? अब इन्हें क्या बताऊं, मुझे तो बस 2 मिनट में मैगी ही बनाने आती है, खाना बनाने से तो मैं 200 दूर हूँ। वो आंटी जी। हाँ हाँ बहन जी, मेरी बेटी को हर तरह का खाना बनाना आता है, आज का सारा खाना मेरी बेटी ने ही बनाया है। और आप ये बताओ आपका बेटा क्या करता है? वो मेरा बेटा, इसकी खुद की फुटवेयर कंपनी है। अच्छा ये तो बहुत अच्छा है। तो बेटा महीने का कितना कमा लेते हो? महीने का 10-8 से 10 लाख तो आ ही जाते हैं। क्या सच में इतना कमा लेता है आपका बेटा? अरे हाँ तो इनके आगे कुछ भी नहीं, क्या करूँ अब। सुनिए बहन जी, हम आपके घर में अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएंगे, आप इतने बड़े खानदान से हैं, हम आपके मुताबिक बहुत छोटे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है और हमें दहेज में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपकी जो मर्जी हो वही दे देना, छोटा मोटा सामान। चंपा अपनी बेटी की शादी राजू से करवाने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ दिनों बाद राजू और सुमन की शादी हो जाती है। शादी के दिन विदाई होकर जब सुमन अपने ससुराल जाती है तो देखती है कि राजू का घर ज्यादा बड़ा नहीं था और घर में बस 4 कमरे थे, जिसे देखकर राजू से सुमन कहती है, ये सब क्या है राजू जी? उस दिन आपकी माँ ने तो कहा था कि आप महीने में लाखों रुपए कमाते हैं, फिर आप इतने छोटे से घर में क्यों रह रहे हैं? हाँ क्योंकि ये हमारा बहुत पुराना घर है और हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। अच्छा लेकिन घर तो ठीक है, यहाँ आसपास में कोई कार नजर नहीं आ रही। क्योंकि माँ को बस में सफर करना ज्यादा अच्छा लगता है तो हमने कार नहीं खरीदी। और तुम ये बताओ आज ही सारे सवाल करती रहोगी या अंदर नहीं जाना क्या तुम्हें? इतना कहकर अब दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर में जाकर सुमन देखती है कि उस घर में सब चीजें काफी पुरानी थी। ये सब देखकर सुमन को बहुत अजीब लगता है और वो इन बातों को नजरअंदाज कर देती है। तभी वहाँ पर उसकी सास कांता आती है और सुमन से कहती है,
बहू तू अभी इस घर में नई आई है और हमारे परिवार का एक रिवाज है, नई बहू के घर आने के 10 दिन तक वे काम में हाथ नहीं लगाती, इसलिए तू अभी कुछ दिन आराम कर। चलो अच्छा है, अब कम से कम 10 दिन तक मेरी सास और पति को पता नहीं चलेगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन राजू के घर कुछ गुंडे आते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं, अरे ओ राजू, बाहर आजा भाई, कब तक चूहे की तरह बिल में घुसा रहेगा? पर जल्दी बाहर आजा। अब तेरी खैर नहीं है आज तो। अब कहाँ छुप कर बैठा है चूहे, बाहर आजा, वरना मैं अंदर आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ? आप लोग इतनी जोर जोर से हमारे घर के आगे मेरे पति का नाम लेकर क्यों चिल्ला रहे हैं? कोई काम है क्या आपको हमसे? क्या पति? उस नल्ले ने शादी कर ली? अरे भाई, आज तक मुझ जैसे काम काज करने वाले आदमी की शादी नहीं हुई और उस बेरोजगार नल्ले की शादी हो गई। लगता है तुम यहाँ पहली बार आए हो। मेरे पति एक अमीर और कामकाजी आदमी है और अब भी वो अपने काम पर ही गए हैं, तो यहाँ आकर फालतू की बातें मत करो। सुमन की बात सुनकर सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं और गुंडा कहता है, काम काज वाला आदमी? या तो तुम मजाक कर रही हो या तुम्हें अपने नल्ले पति की असलियत पता नहीं है। ये जो घर है ना, वो मेरे पास गिरवी है, समझी? वो नल्ला घर आ जाए ना तो उसे कह देना छोटा भाई आया था ब्याज लेने, और अगर ब्याज ना दे पाए ना तो घर खाली कर दे, बस, समझी? इतना कहकर अब वो गुंडा वहाँ से चला जाता है और सुमन गुस्से से आग बबूला होकर घर में अपनी सास और पति का इंतजार करती है। शाम को सुमन का पति घर आता है और कहता है, अरे सुमन, जल्दी से खाने के लिए दे दो कुछ, बहुत जोर की भूख लगी है। तुमने कुछ बनाया है क्या? क्यों जी, आज ऑफिस में बहुत काम था क्या? आज तो बहुत थके हुए लग रहे हैं आप। हाँ सुमन, आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज तो ऑफिस में बहुत काम था। ओ, लेकिन आप मुझे अपना ऑफिस दिखाने कब ले जाएंगे? मैं भी तो देखूं आपका ऑफिस है कैसा। हाँ, कभी लेकर चलूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। उस समय सुमन कुछ नहीं कहती। अगले दिन सुमन की सास सुमन को खाना बनाने के लिए कहती है और सुमन सब्जी में बहुत नमक और रोटियां जली हुई बनाकर लेकर आती है। ये सब देखकर उसकी सास और राजू सुमन से कहते हैं, ये सब क्या है सुमन? शादी से पहले तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, ये सब क्या है? तुम्हारी माँ ने भी तो कहा था कि तुम महीने के 12 लाख रुपए कमाते हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि 12 लाख तो क्या, तुम तो 12 रुपए भी नहीं कमाते हो। और तो और ये घर भी किसी गुंडे के पास गिरवी है। इतना बड़ा झूठ। अच्छा, यानी तुझे सच पता चल गया? अच्छा हुआ माँ, इसे पता चल गया। मैं भी रोज रोज काम के बहाने बाहर जाकर परेशान हो गया हूँ। और हाँ सुमन, मैं हूँ बेरोजगार, अब क्या करूँ? कोई एक पढ़े लिखे इंसान को काम नहीं दे रहा, तो मेरी क्या गलती है? ऐसे घर में बैठे रहने या बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको बाहर जाकर कहीं काम ढूंढना चाहिए, समझे? ऐसे कब तक आप घर में बैठे रहेंगे? लेकिन यार, मैं काम ढूंढ रहा हूँ, रोज किसी न किसी इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, लेकिन कोई काम ही नहीं देता। मैं तो परेशान हो गई हूँ अपने इस बेरोजगार पति से। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इतना कहकर अब सुमन वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद राजू एक बार फिर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे जॉब नहीं मिलती। लेकिन वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बहुत सारे अनाज की बोरियों को उठा रहा था, जिसे देखकर वो भी उसकी मदद करने लग जाता है। शाम को जब वो देर से घर आता है तो सुमन उसे कहती है, आप इतनी तेज से कहाँ थे? मैं अब जान गई हूँ कि आप बेरोजगार तो हो। अब ये काम पर जाने और आने का ना नाटक बंदी कर दीजिए। ये लो सुमन, मेरी आज की कमाई, मेरी पहली कमाई है ये, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्या कहा कमाई? ये आपके पैसे कहाँ से आए? आपने कुछ गलत काम करके तो नहीं कमाए ना? नहीं, आज मैंने मजदूरी करके पैसे कमाए हैं। मैं हमेशा अपनी डिग्रियों के दम पर अच्छी नौकरी करना चाहता था, तो मुझे आज तक नहीं मिली, तो मैंने सोचा मजदूरी से ही काम शुरू करना चाहिए। कोई काम छोटा या बड़ा थोड़ी होता है। राजू की बात सुनकर सुमन की आंखें भर आती है और वो उसे गले लगा लेती है। सुमन की सास ने अपनी बेटी की शादी के लिए सुमन और उसकी माँ से क्या क्या झूठ कहे थे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।